हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 11th की संपूर्ण फिजिक्स को एकदम सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th में जितनी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं या फिर जितनी न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल कहाँ से कराए जाएंगे तो आपकी पसंदीदा बुक कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि आप तो कंटिन्यूस रहते ही नहीं हैं, एक दिन पढ़ाएंगे 3 दिन गायब हो जाएंगे। तो भैया उसका भी समाधान हम लेकर आए हैं। अब हम कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बीच में कभी भी गैप नहीं करेंगे। ठीक है ना। संडे को एक गैप रहेगा, बाकी मंडे टू सैटरडे डेली आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसको शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mp-center। यहाँ पे आप हमें फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल @mp-center। ठीक है, यहाँ पे डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट नोट्स मिल सके और यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि डेली का डेली जो पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जस्ट अभी क्लास 10th को पास करके 11th में आए हैं। 10th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा विज्ञान। 10th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा विज्ञान, साइंस, जहां पे अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको 70 नंबर का प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। जब आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा जो विज्ञान होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट फिजिक्स, एक पार्ट केमिस्ट्री और एक पार्ट बायोलॉजी। तीनों पार्ट वहां पे क्लास 10th में एक ही बुक में दिया होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपने क्लास 10th पास करके 11th में आया, यहाँ पे आपको फिजिक्स अलग पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री अलग पढ़ने को मिलेगा, बायोलॉजी अलग पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स का अलग परीक्षा होगा, केमिस्ट्री की अलग परीक्षा होगी, बायोलॉजी की अलग परीक्षा होगी। ठीक है, क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो फिजिक्स के प्रश्न पत्र में 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी आपको 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर का जो होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो उसी फिजिक्स को जो कि साइंस का एक पार्ट है, ठीक है ना, जिसको आपने 10 में साइंस वाली बुक में ही पढ़ा था, यहाँ पे एकदम अलग है, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सामने समस्या आती है कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान का ही एक पार्ट है भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो आपको एक बात तो पता है, क्या पता है कि जो विज्ञान है विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। ये बात आपको पता है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब जो साइंस है, ये जो साइंस है, साइंस शब्द लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से बना है। ध्यान से समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं, जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से बना है। किस शब्द से, साइंटिया। ठीक है, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से बना है। ठीक, शब्द से बना है। ये जो साइंटिया शब्द है
ये जो साइंटिया शब्द है, इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। ध्यान से एक एक टर्म को समझेंगे तभी साइंस के बारे में आप समझ पाएंगे। साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जानना। शब्द का अर्थ होता है जानना, ठीक है, होता है जानना। तो साइंटिया का अर्थ क्या बन के आया? जानना। यानी जो साइंस है, जिसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं, उसका मतलब होता है जानना। इसको हम पूरी चीजों को अगर शॉर्ट नोट के रूप में लिखें तो आप कहेंगे जो विज्ञान है, जो विज्ञान है, विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। और साइंस शब्द जो है वो लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से बना है। और साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। यानी आपसे कोई पूछेगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, ठीक है। अर्थात विज्ञान की डिफिनीशन अगर आपको देनी है तो नॉर्मली आप कह सकते हैं किसी भी वस्तु के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। कोई आपसे पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे विज्ञान का जो अर्थ होता है वह होता है जानना। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। डिफिनीशन, किसी भी वस्तु के विषय में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो नॉर्मली आपसे कोई पूछ लेता है विज्ञान क्या है, तो आप उसको बता दीजिए कि किसी भी वस्तु के विषय में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब डिफिनीशन को थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप कहेंगे हमारे चारों तरफ घटित होने वाले घटनाओं के विषय में जानना, घटित होने वाले घटनाओं के विषय में जानना, घटनाओं के विषय में जानना, ठीक है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान की एक छोटी सी सरल सी डिफिनीशन हमने आपको बताया। क्या होता है? हमारे चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। एक बहुत ही प्यारी सी डिफिनीशन आपने बचपन में ही पढ़ा था। जब आपने 6 में होंगे, 7th में होंगे, 8th में होंगे, तो आपके टीचर ने आपको बताया था कि सुसंगठित, ठीक है ना, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताइए पढ़ा था कि नहीं? कमेंट करके आप बताइए ये डिफिनीशन आपने पढ़ा था कि नहीं? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये वाली डिफिनीशन भी आपने पढ़ी थी। तो विज्ञान क्या है? नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है कि विज्ञान क्या है, तो आप कहेंगे विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है और साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। मतलब विज्ञान साइंस से बना है। साइंस किससे बना है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से। और साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब किसी भी वस्तु के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। किसी भी वस्तु के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। या हमारे चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में जानना क्या कहलाएगा? विज्ञान। एक डिफिनीशन जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसी डिफिनीशन को हम तोड़ करके अपनी भाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ध्यान से समझिएगा। एक और डिफिनीशन आपको विज्ञान की बताते हैं। हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो आपने बचपन में डिफिनीशन पढ़ी थी उसी को तोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध तरीकों से किए गए
प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कितनी प्यारी डिफिनीशन हमने आपको बता दिया, कितना सरल डिफिनीशन बता दिया। विज्ञान के टोटल हमने आपको 3 डिफिनीशन बता दिए। 3 डिफिनीशन एकदम धुआं कर देंगे साइंस को। कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसने ऐसा नहीं है कि जो छूट जाए, सब फंसेंगे आपके एग्जाम में। हमने क्या क्या बताया डिफिनीशन? हमारे चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। एक डिफिनीशन जो आपने पढ़ा है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। हमने इसी डिफिनीशन को तोड़कर लिखा कि क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान से आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। एक बेसिक क्वेश्चंस जो हमेशा पूछा जाता है टीचरों के द्वारा कि फादर ऑफ साइंस कौन है, फादर ऑफ साइंस कौन है। देखिए, इसके विषय में बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन जितना हमने परीक्षण किया है, जितना हमने सर्च किया है, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। अब ये गैलीलियो गैलीली कौन है, इनके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं कहीं फादर ऑफ साइंस अरस्तु भी आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह 99% जगह फादर ऑफ साइंस आपको कौन मिलेगा? गैलीलियो गैलीली। तो फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली। तो साइंस क्या है आप जान गए, कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब देखिए, साइंस की मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं। साइंस के कुल कितने पार्ट हैं? मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान। पहला पार्ट क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान, ठीक है। दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान और तीसरा पार्ट आपका है जीव विज्ञान। तीसरा पार्ट आपका है जीव विज्ञान, ठीक है। ये जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, ध्यान से समझिएगा। भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहा जाता है। या तो आप भौतिक विज्ञान कहिए या तो आप केवल भौतिकी कह दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे इसके विषय में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहा जाता है, ये जानते रहिएगा आप। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो ये 3 पार्ट हैं। साइंस के टोटल कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। एक भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहा जाता है। दूसरा पार्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। तो साइंस क्या है ये तो आप जान गए कि साइंस मतलब किसी भी वस्तु के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहाँ से बना है? ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो गैलीली। अब 3 पार्ट जो हमें पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है भैया भौतिक विज्ञान के बारे में। तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे भौतिक विज्ञान। हमें किसके बारे में पढ़ना है? भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को हमने अभी आपको बताया एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? भौतिकी है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिक्स, ठीक है। एक बात तो आपको पता चल गई कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। कहेंगे कि भौतिक विज्ञान, ध्यान से, भौतिक विज्ञान का भी पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में ठीक है, अंग्रेजी में भौतिकी कहते हैं, सॉरी फिजिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब देखिए जो फिजिक्स है बेटा,
फिजिक्स, ये फिजिक्स ग्रीक भाषा की फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस, ठीक है ना, किस शब्द से? फ्यूसिस शब्द से बना है, ठीक है, शब्द से बना है। ये फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स किससे बना है? फ्यूसिस से बना है। FUSIS। फ्यूसिस कहां का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, कहां का शब्द है? ग्रीक। अब ये जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है, प्रकृति, नेचर, अर्थ होता है नेचर, ठीक है ना। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर, अर्थात नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति। यानी भौतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? भौतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है प्रकृति, नेचर। भौतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृति, नेचर। देखिए, भौतिक विज्ञान को प्रारंभ में प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे भौतिक विज्ञान कहा गया। प्राकृतिक विज्ञान क्यों कहा जाता था, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है ना। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। इसीलिए इसको बोला जाता था प्राकृतिक विज्ञान। अब फिजिक्स की डिफिनीशन देते हैं, भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन देते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसका पार्ट है? साइंस का। साइंस का अर्थ क्या होता है? जानना। भौतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? भौतिक विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति। साइंस मतलब जानना, फिजिक्स मतलब प्रकृति, मतलब प्रकृति के बारे में जानना भौतिक विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के बारे में जानना भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति के बारे में जानते हैं, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। डिफिनीशन हम दे देते हैं, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की परिभाषा, एक प्यारी सी परिभाषा आपको लिखवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। भौतिक विज्ञान के बारे में आप जान गए होंगे क्या होता है। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी के फिजिक्स से बना है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, यानी प्रकृति। अर्थात प्रकृति के बारे में जानना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग डिफिनीशन देने जा रहे हैं क्या, कि भौतिक विज्ञान को एक और नाम से जानते हैं, भौतिकी, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है, घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये है हमारी डिफिनीशन फिजिक्स की। कितनी सरल डिफिनीशन है यार, बताओ, आप बता लेंगे कि नहीं? कोई पूछेगा भौतिक विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं भौतिक विज्ञान, तो आप बड़े आराम से उसको बताइए। भौतिक विज्ञान इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। यही तो हमने बताया आपको, किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकृति के बारे में। और प्रकृति दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, एक होता है द्रव्य और एक होती है ऊर्जा। एक होती है द्रव्य, एक होती है ऊर्जा।
फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति मिलकर किससे बनी होती है? एक द्रव्य से, एक ऊर्जा से। अब आपको पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, ठीक है, मैटर जिसको बोलते हैं। देखिए द्रव्य क्या है, मैटर क्या है। आप लोग जानते हैं द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है, पदार्थ भी कहा जाता है। तो जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्य होता है। आप जानते हैं जो क्या करता हो, स्थान घेरता हो। द्रव्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो स्थान घेरता हो, ठीक है ना, तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, क्या होगा? द्रव्य होगा। जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, क्या होगा? द्रव्य होगा। फिर हमने पढ़ा कि भाई प्रकृति में ऊर्जा भी आती है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होती है? आप लोग जानते हैं कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता। प्रकृति इन्हीं दो चीजों से मिलकर के बनी है, एक द्रव्य, एक ऊर्जा। तो इसी से रिलेट करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक डेफिनेशन दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक डेफिनेशन दिया किसका? फिजिक्स का। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बन रही है वो ध्यान से आप देखिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बन रही है? इन्होंने कहा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, देखिए पहली डिफिनीशन में हमने पढ़ा था प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ते हैं? प्रकृति। लेकिन प्रकृति किससे मिलकर के बना है? द्रव्य और ऊर्जा से। तो जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य, ऊर्जा और इनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो अब आपको फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डिफिनीशन दिक्कत नहीं होगी, अध्ययन करते हैं। कोई आपसे पूछेगा साइंस क्या है, आप बड़ी अच्छे से सरल भाषा में उसको बताएंगे। किसी भी वस्तु के बारे में जानना विज्ञान है। कोई आपसे पूछेगा भौतिक विज्ञान क्या है, आपको ये प्रकृति के बारे में जानना भौतिक विज्ञान है। अब क्या लेंगे, इससे सरल डिफिनीशन क्या लेंगे आप बताइए। हम आपको बताते हैं फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो भैया जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, फादर ऑफ फिजिक्स वो हैं हमारी अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसकी डिफिनीशन अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक, ये है हमारे फादर ऑफ फिजिक्स। तो क्या क्या हमने पढ़ा? क्लास 11th के फिजिक्स के पहले क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था जो अब इस वर्ष से काट दिया है, भौतिक जगत। उसी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक हैं जिसे हमने आपको पढ़ाया। सबसे पहले विज्ञान के बारे में हमने कहा, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, मतलब किसी भी वस्तु के विषय में जानना क्या कहलाता है? विज्ञान। हमने बताया कि 3 पार्ट आपके होते हैं साइंस के, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भौतिकी भी कहते हैं। फिर हमने बताया कि जो भौतिक विज्ञान है वो अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। अर्थात भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति 2 चीजों से मिलकर के बनी है, एक द्रव्य, एक ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है? जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्य कहलाती है। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि प्रकृति मतलब द्रव्य और ऊर्जा, यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और इन दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिक्स के बारे में। अब फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है, फिजिक्स को आपको बारीकी से समझना है, आगे आपके लिए कोई भी डाउट ना आए,
तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ वैल्यू आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। आज की क्लास पूरी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्लास में हो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, फिजिक्स को बारीकी से समझना है। तो जो चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ये आपको हमेशा याद रहने चाहिए, कभी भी नहीं भूलना है अगर आपको फिजिक्स को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये वैल्यू जो दिए हुए हैं चार्ट के रूप में आपको याद रहने चाहिए। जैसे कहीं भी फेमटो आ गया, फेमटो, तो आपको तुरंत जान जाइए फेमटो का मतलब है 10 की घाती -15। घात में कितना फेमटो आ गया तो घात में कितना लगाना है 10 के घाते -15। फेमटो का प्रतीक क्या है स्मॉल f। फेमटो का प्रतीक क्या है स्मॉल f। कहीं आपको पीको मिल गया तो दिमाग में तुरंत बैठ जाना चाहिए पीको। पीको मतलब 10 के घात में कितना लगेगा -12। कहीं भी पीको मिल गया तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि घात में कितना लगेगा -12। पीको को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, पीको को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। कहीं आपको नैनो मिल गया तो तुरंत आपके दिमाग में बैठना चाहिए नैनो मतलब 10 के घाते -9। नैनो मतलब 10 के घाते -9 देख लो, और प्रदर्शित किससे करते हैं n से। कहीं आपको माइक्रो मिल गया, माइक्रो, तुरंत आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि 10 के घाते -6 की बात हो रही है, 10 के घाते -6 की बात हो रही है, देख लीजिए। और माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यू। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं म्यू, म्यू, ठीक है ना। इसी प्रकार से किलो कहीं भी आपको मिल गया, बहुत सारी वैल्यू बीच में भी हैं, हमें सारी वैल्यू याद नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है जिनका उपयोग सबसे ज्यादा होता है उन्हीं को हमने चार्ट में सम्मिलित किया है। कहीं आपको किलो मिल गया तो तुरंत आपको पता चल जाना है कि किलो का मतलब 10 के घाते 3 होगा, प्लस में 3 होगा, और प्रदर्शित किससे करेंगे स्मॉल k से प्रदर्शित करेंगे, किलो को स्मॉल k से प्रदर्शित करेंगे। कहीं मेगा मिल गया, मेगा, इतने मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है, तो मेगा मतलब 10 के घाते 6, मेगा मतलब 10 के घाते 6, तुरंत दिमाग में आना चाहिए किससे प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से। किससे प्रदर्शित करेंगे कैपिटल M से। कहीं आपको गीगा आ गया, गीगा, तो गीगा का मतलब 10 के घाते +9, +9, ठीक है ना। गीगा को किससे प्रदर्शित करेंगे कैपिटल C से। कहीं आपको टेरा देखने को मिला, टेरा, तो टेरा का मतलब 10 के घाते 12, टेरा का मतलब 10 के घाते 12, किससे प्रदर्शित करेंगे T से। समझ रहे हैं। अब प्रश्न कैसे देगा, जैसे कहेगा, ध्यान से आप समझिएगा, कहेगा कैसे, समय की जब बात करेगा, जैसे समय के बारे में बात करेगा तो कहेगा समय कितना लगा, कहेगा 10 नैनो सेकेंड लगा, 10 नैनो सेकेंड समय लगा। अब आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि नैनो मतलब 10 के घाते -9, यानी जो समय लगा है ना, नैनो मतलब क्या 10 के घाते -9 सेकेंड लगा है। ऐसे प्रश्न आएंगे। कहेगा किसी वस्तु की जो ऊर्जा है वो 1 माइक्रो है, 1 माइक्रोजूल है, ठीक है, 1 माइक्रोजूल है। ऊर्जा कितनी है 1 माइक्रोजूल। अरे तुरंत आपके दिमाग में माइक्रो यानी 10 के घाते -6 हो गई, तो जूल में बदल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे वैल्यू याद होने चाहिए। चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ आगे वैल्यू आपको दिखाते हैं, नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आपको बताते हैं। अब देखिए फिजिक्स में जो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा जो काम करता है, जो कुछ नए नए खोज करता है, उसी स्वीडन की रॉयल अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, और एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे बोलते हैं नोबेल पुरस्कार। जैसे आपने कुछ अच्छा सर्च किया, कुछ नई जानकारी फिजिक्स से रिलेटेड इस दुनिया को आपने दी जो अभी तक ज्ञात नहीं है, तो स्वीडन की रॉयल अकादमी ऑफ साइंस के द्वारा आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार की शुरुआत कहां से हुई, इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। मतलब 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में दिया जा रहा है। सबसे पहला भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले हैं W.K. रोजन,
ठीक है ना। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो आप कहेंगे W.K. रोंजन। भौतिक नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे 1901। इनको भौतिक के क्षेत्र में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार W.K. रोंजन को मिला था वो 1901 में ही मिला था, 1901 में ही मिला था, ठीक है ना। देखिए जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे भौतिकविद हैं, जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे भौतिकविद हैं जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार मिला 1956 में, एक बार मिला 1972 में। तो जॉन बार्डीन ये 2 बार भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला, W.K. रोंजन, भौतिकी के क्षेत्र में। ऐसे ही देखिए रसायन के क्षेत्र में भी मिलता है, रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। हम बात किसकी बात कर रहे हैं, भौतिकी के क्षेत्र में, जिसने भौतिक में, फिजिक्स में कुछ नए रिसर्च किए, वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार W.K. रोंजन को 1901 में मिला। जॉन बार्डीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार भौतिक पुरस्कार मिला, एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। और ये है हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये एकमात्र ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में एकमात्र ऐसे भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं जिनको मिला है क्या, नोबेल पुरस्कार। कब मिला था, 1983 में। लेकिन एक समस्या यहां पे आ गई कि जब इनको ये पुरस्कार मिला तो उस समय ये अमेरिका की नागरिकता ले चुके थे, लेकिन भारत में ही जन्मे थे, इसलिए हम इनको बोलते हैं भारतीय भौतिक शास्त्रीय, भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व हैं, आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, स्वीडन की एक संस्था है जिसका नाम है रॉयल अकादमी ऑफ साइंस। कब से शुरुआत हुई, 1901 में। 1901 में ही प्रथम नोबेल पुरस्कार W.K. रोंजन को मिला। 2 बार जॉन बार्डीन को मिल चुका है भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और यही एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार मिला है। एक है मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन एक बार भौतिक के क्षेत्र में उनको मिला है, एक बार रसायन के क्षेत्र में मिला है। ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, एक बार भौतिक के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में। लेकिन जो हमारे बार्डीन साहब हैं, जॉन बार्डीन, इनको दोनों बार भौतिक के ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। एकमात्र वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह है चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब, 1983 में, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं कुछ बेहतरीन वैल्यू के बारे में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको याद करवाया, ठीक है, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। तो ये सब आपको याद रखना है। उसी प्रकार से ये वाली चीजें भी आपको याद रखनी है। कहीं भी आपको मिलेगा कि बताइए भैया प्रकाश की चाल कितनी है, तो तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वैल्यू आपको रट के रखनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, तुरंत बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं आ गया निर्वात में प्रकाश की चाल, आप सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, ये तो दिया ही नहीं है, तब फिजिक्स पढ़ने में कठिनाई होगी। इसीलिए हम कुछ वैल्यू लेकर आए हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग क्लास 11th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। इसलिए कह रहे हैं कि इसको याद करो, याद करके ही आगे शुरुआत करो। इतना पढ़ लो, फिर जब पढ़ाएंगे मापन, मात्रक, त्रुटि, ठीक है ना, एकदम मजा आ जाएगा यार, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी होता है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, कैपिटल जी है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। गुरुत्वीय नियतांक, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, गुरुत्वाकर्षण वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे। कितना होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एवोगैड्रो नंबर, केमिस्ट्री में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है इसकी वैल्यू, 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल।
अब एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, वैल्यू कितनी होती है 6.02 गुणे 10 के घाते 23 मोल। बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक स्मॉल के, बोल्ट्जमैन नियतांक स्मॉल के वैल्यू कितनी 1.38 गुणे 10 के घाते -23 जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। ठीक है, आदर्श गैस नियतांक को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आपको एकदम अच्छे से कॉपी में नोट कर लेनी है और इसको याद कर लेनी है। कुछ और महत्वपूर्ण वैल्यू जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे अगर आपसे पूछेगा वायु का घनत्व कितना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए वायु का घनत्व 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये सब याद करके रखना है, मजा आ जाएगा, देखते रहिएगा जब सवाल वाल लगाएंगे। जल का घनत्व कितना है 1 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पानी का घनत्व कितना होता है 13.6 गुणे 10 के घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। गुरुत्वीय त्वरण जिसकी बात अभी हम कर रहे थे स्मॉल जी, इसको प्रदर्शित करते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है उसकी वैल्यू 1.01 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा की वैल्यू कितनी होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 539 कैलोरी प्रति ग्राम, उसका मात्रक चेंज करके नीचे लिखा हुआ है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है 5.98 गुणे 10 के घाते 24 किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान वजन कितना है 5.98 गुणे 10 के घाते 24 किलो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या तो आप कहेंगे 6.37 गुणे 10 के घाते 6 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आपको अपने कॉपी में नोट कर लेनी है। नहीं याद कर पाते हैं तो कम से कम यूज जब करेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन जितना याद हो सके प्लीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, ये इनको याद करना है, इनके अलावा कुछ चारा नहीं है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद करके रखने हैं। ठीक है ना, तो आई होप आज की जो पहली क्लास थी क्लास 11th की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अभी तो हमने केवल आपको परिचय कराया, फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, क्या होता है इसमें। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने आपको केवल परिचय कराया और आपकी तो आपसे जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग परिचय कराया। अब आगे आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे बहुत ही बेसिक से, एकदम बेसिक से आपके लिए क्लासेस स्टार्ट होंगी। आपने कुछ नहीं पढ़ा है 9th में, आपने कुछ नहीं पढ़ा है 10th में, बिल्कुल घबरा रहे हैं कि कैसे होगा, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप देखिएगा बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस हो ही नहीं सकता, इतनी सरल लैंग्वेज में हम आपको सारी की सारी चीज़ें कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे कल वाली वीडियो में। कल आपका जो है चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। पहला चैप्टर आपका मात्रक और मापन है क्लास 11th में। ठीक है ना, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो भी पढ़ाया गया है, जितनी भी चीज़ें हैं, उसका पीडीएफ अगर आपको पाना है तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल @MV Center, ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @MV Center। कंप्लीट नोट्स के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।